स्टूडेंट, आज चैप्टर नंबर 3 के जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे वो है एंजाइम इनहिबिशन। तो चलें देख लेते हैं कि एंजाइम इनहिबिशन के हवाले से आपकी बुक क्या कह रही है। तो देखें, सबसे पहले तो ये जो एंजाइम इनहिबिशन है, एंजाइम इनहिबिशन की सबसे पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं। तो एंजाइम इनहिबिशन के हवाले से आपकी बुक कहती है द फिनोमेनन इन विच एन एंजाइम फेल टू कैटालाइज अ रिएक्शन इज कॉल्ड एंजाइम इनहिबिशन। यानी वो प्रोसेस जिसमें एक एंजाइम जो है वो अपना कैटालिटिक रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहेंगे एंजाइम इनहिबिशन। मिसाल के तौर पे मल्टेज एंजाइम है। मल्टेज एंजाइम का काम क्या है कि वो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। यानी उसका जो कैटालिटिक रिएक्शन है वो क्या है, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। लेकिन अगर माल्टेज एंजाइम किसी वजह से जो है वो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, तो हम क्या कहेंगे कि इस एंजाइम की जो है वो क्या हो गई है, इनहिबिशन हो गई है। मतलब जब कोई एंजाइम अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाता, तो उसको इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एंजाइम इनहिबिशन। तो ये तो बात हो गई किसकी, एंजाइम इनहिबिशन की। उसके बाद देखते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स विच रिएक्ट विद एंजाइम, वो मॉलिक्यूल जो एंजाइम्स के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, बट आर नॉट कन्वर्टेड इनटू डिजायर्ड प्रोडक्ट आर कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर। अब मिसाल के तौर पे इधर देखें, ये अगर एक माल्टोज एंजाइम है और माल्टेज एंजाइम है, सॉरी ये कौन सा एंजाइम है, माल्टेज एंजाइम है। अब माल्टेज एंजाइम का जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, वो है माल्टोज। अब माल्टोज की जगह पर अगर कोई दूसरा, माल्टोज की जगह पर अगर कोई दूसरा जो है वो मॉलिक्यूल यहाँ पर आकर क्या हो गया, अटैच हो गया, इसके एक्टिव साइट पर आकर क्या हो गया, अटैच हो गया, लेकिन वो किस में कन्वर्ट नहीं हो पाया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाया। अटैच तो हो गया, और उसके बाद अगर माल्टोज होता तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता, ग्लूकोज में। लेकिन ये ग्लूकोज में प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाया, लेकिन इसने काम क्या किया, एंजाइम के एक्टिव साइट को ऑक्युपाई कर दिया। यानी अब यहाँ पर माल्टोज आकर अटैच नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इसने इसके एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो मॉलिक्यूल विच रिएक्ट विद एंजाइम, देखें ये मॉलिक्यूल जो येलो कलर का आपको नजर आ रहा है, इसने इस एंजाइम के साथ किया है, रिएक्ट किया है, यानी उसके एक्टिव साइट पर आकर अटैच हुआ है, बट आर नॉट कन्वर्ट इनटू डिजायर्ड प्रोडक्ट, लेकिन ये प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट नहीं हुआ, आर कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं एंजाइम इनहिबिटर। अच्छा, एंजाइम इनहिबिटर्स की अगर हम बात करें कि एंजाइम इनहिबिटर में जो है वो की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, जो एंजाइम इनहिबिटर के तौर पे काम कर सकते हैं, अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो पॉइजन्स होते हैं, साइनाइड्स हो गए, एंटीबॉडीज हो गई, एंटी मेटाबोलाइट्स हो गए। मेटाबोलाइट्स तो आपको पता ही है, जो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक रिएक्शंस में सब्सटेंस जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में हेल्प करते हैं, या जो मेटाबॉलिक रिएक्शन कराते हैं, मेटाबोलाइट्स हैं। उनके जो अपोजिट काम करेंगे वो एंटी मेटाबोलाइट्स हैं। सल्फर ड्रग्स जो हैं, ये तमाम किसके तौर पे काम करते हैं, ये तमाम के तमाम जो है इनहिबिटर के तौर पर काम करते हैं। वैसे जर्नली अगर हम देखें, इन जर्नल द एंजाइम इनहिबिशन इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द रेगुलेशन ऑफ एंजाइम। यानी एंजाइम की रेगुलेशन के लिए एंजाइम इनहिबिशन जो है एक नॉर्मल पार्ट है। नॉर्मल पार्ट कैसे है, मिसाल के तौर पे अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई एंजाइम ज्यादा एक्टिव है या प्रोडक्ट ज्यादा बना रहा है, उसकी ज्यादा प्रोडक्ट बन गई हैं, तो वक्ती तौर पे उस एंजाइम को क्या किया जाएगा, उस एंजाइम के एक्टिविटी को रोक दिया जाएगा। यानी उस एंजाइम की क्या कर दी जाएगी, इनहिबिशन कर दी जाएगी। यानी एंजाइम को रेगुलेट किया जाएगा, यानी उसकी क्या कर दी जाएगी, इनहिबिशन कर दी जाएगी, उसको वक्ती तौर पे रोक दिया जाएगा। तो ये एक नॉर्मल जर्नल जो है वो क्या है, जर्नल एक जो है वो रेगुलेशन मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, सेल के अंदर। बट समटाइम व्हेन एक्सटर्नल फैक्टर काज एंजाइम इनहिबिशन, लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर एंजाइम इनहिबिशन काज करता है, जैसे पॉइजन है, पॉइजन आपकी बॉडी में तो नहीं है, पॉइजन अगर आपने बाहर से कोई फूड के जरिए कोई पॉइजन ले लिया, साइनाइड जो है ये अगर आपने फूड के जरिए ले लिए, ये एक्सटर्नल जो फैक्टर हैं, अगर ये एंजाइम इनहिबिशन काज करते हैं, ये अगर एंजाइम इनहिबिशन काज करते हैं, इट में बिकेम डेंजरस फॉर लाइफ। ये आपकी लाइफ के लिए क्या हो सकते हैं, डेंजरस भी हो सकते हैं। आपके ब्रेन पर काम करने वाले जो एंजाइम्स हैं उनको ब्लॉक कर सकते हैं। तो इस बात है, अगर वो ब्लॉक हो जाएंगे तो हमारे ब्रेन की एक्टिविटी और बहुत सारी जो डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो क्या हो जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि एंजाइम इनहिबिशन जो है वो एक तरफ पॉजिटिव भी है, यानी एक तरफ इसका फायदा भी है और दूसरी तरफ इसका क्या है, नुकसान भी है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही है, एंजाइम इनहिबिशन फायदा भी दे सकती है और क्या है, नुकसान भी। अगर आपकी बॉडी के अंदर एक नॉर्मल है, बॉडी के अंदर जो
एंजाइम रेगुलेशन अगर हो रही है तो वो तो सही है, लेकिन अगर बाहर से कोई इनहिबिटर बॉडी के अंदर आया और उसने आपके किसी ऐसे एंजाइम्स को जो है वो जो इंपॉर्टेंट जो मेटाबॉलिक रिएक्शन कराने वाले जो एंजाइम्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया, तो ये आपकी लाइफ के लिए क्या हो सकता है, डेंजरस भी हो सकता है। तो देखो अभी तक हमने क्या बात की, एंजाइम इनहिबिशन की बात करी, एंजाइम इनहिबिटर की बात करी, और एग्जांपल्स देखी हमने किसकी, एंजाइम इनहिबिटर्स की। तो एमसीक्यूज के हवाले से सबसे पहले तो ये दोनों डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए एंजाइम इनहिबिशन क्या है और एंजाइम इनहिबिटर्स क्या है। एंजाइम इनहिबिटर बेसिकली उन मॉलिक्यूल्स को कहा जा रहा है जो एंजाइम की इनहिबिशन कराते हैं, और एंजाइम इनहिबिशन जो है वो एक प्रोसेस का नाम है। इसके बाद आपने ये भी नाम ये भी तमाम एग्जाम्पल्स याद रखनी है कि ये तमाम जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये तमाम सब्सटेंस जो हैं वो किसके तौर पे काम कर सकते हैं, ये एंजाइम इनहिबिटर के तौर पे काम कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम आ जाएं कि टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिटर, यानी एंजाइम इनहिबिटर की कितनी टाइप होती हैं। एंजाइम इनहिबिटर की दो टाइप होती हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अगर आप इधर देखें तो ये मैंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हो गए एंजाइम, और ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। फिर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी दो तरह के होते हैं, एक रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और एक दूसरे कौन से होते हैं, इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। आज जो हम बात करेंगे वो सिर्फ किसकी बात करेंगे, आज हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की। तो देखें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की। एक में नॉर्मल एक सिंपल सा जो डिफरेंस है कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में, पहले उसको डिस्कस कर लेता हूं। देखें ये अगर मिसाल के तौर पे ये एक इनहिबिटर है, ये एक इनहिबिटर है और ये एक दूसरा इनहिबिटर है। अब इस इनहिबिटर को मैं कह रहा हूँ, ये वाला इनहिबिटर जो है ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मैं इसको कह रहा हूँ, और इसको मैं कह रहा हूँ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब देखो क्या होता है कि जो ये अब फिर मैं मिसाल लेता हूँ आपके पास किसकी, एंजाइम्स की, माल्टेज एंजाइम की मिसाल ले लेता हूँ। ये माल्टेज एंजाइम है और इसका जो सबस्ट्रेट है वो क्या होगा, इसका सबस्ट्रेट होगा माल्टोज। तो अब देखें कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो उसकी किससे मिल रहा है, वो उसकी शेप किससे मिल रही है, उसकी शेप मिल रही है किससे, माल्टोज से। तो अगर इसकी स्ट्रक्चर माल्टोज से मिल रही है तो इसका मतलब ये एक्टिव साइट के अंदर जा सकता है, यानी कॉम्पीट करेगा किससे, इस सबस्ट्रेट से, कि एक्टिव साइट को जाकर क्या करे, ऑक्युपाई करे। और ये किस पर जाकर अटैच हो जाएगा, ये जाकर अटैच हो जाएगा कहाँ पर, एक्टिव साइट पर जाकर जो है वो अटैच हो जाएगा, और एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर दिया, एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर दिया। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की आपने क्या बात याद रखनी है, पहले दो पॉइंट, एक पॉइंट तो ये याद रखना है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ज्यादातर किससे रिजेंबल करते हैं, ये सबस्ट्रेट से रिजेंबल करते हैं, और ये कहां पर जाकर बाइंड होते हैं, एक्टिव साइट पर। अच्छा, अभी नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर देखें। अब ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है ये तो एक्टिव अपने सबस्ट्रेट से यानी माल्टोज से रिजेंबल ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब एक्टिव साइट पे तो ये बाइंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्टिव साइट तो इसको अलाउ ही नहीं करेगा कि यहाँ पर ये बाइंड हो। तो पहली बात तो याद रख, क्या याद रखनी है कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है वो सबस्ट्रेट से रिजेंबल नहीं करता, और वो एक्टिव साइट पे बाइंड भी नहीं होता। लेकिन वो एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं होता तो एक्टिव साइट का एक अपोजिट साइड होता है जिसको कहते हैं एलोस्टेरिक साइट, यहाँ पर जाकर बाइंड होता है, और यहाँ पर बाइंड होकर एंजाइम की स्ट्रक्चर में ऐसा चेंज लेकर आता है जिसकी वजह से वो अपना कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाता। तो चलें सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात कर लेते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के बारे में जो है वो कह रहा है कि इट compete with substrate for binding to the active site। अब देखें इसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्यों कहा जा रहा है, इसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इस वजह से कहा जा रहा है कि ये कॉम्पीट करता है किसके साथ, ये कॉम्पीट करता है सबस्ट्रेट के साथ, किस जगह पर बाइंड होने के लिए, एक्टिव साइट पर बाइंड होने के लिए। जैसा देखें मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक इनहिबिटर है और ये क्या है, एक सबस्ट्रेट। दोनों की शेप एक जैसी है तो दोनों ही एक्टिव साइट पर बाइंड हो सकते हैं। तो मतलब ये जो इनहिबिटर है ये किसके साथ कॉम्पीट करेगा, ये इस जो है वो सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पीट करेगा, कहां पर बाइंड होने के लिए, एक्टिव साइट पर बाइंड होने के लिए। इसी वजह से इसको हम कह रहे हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। फिर कहता है स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द नॉर्मल सबस्ट्रेट, यानी इसकी जो स्ट्रक्चर होती है किससे रिजेंबल करती है, नॉर्मल सबस्ट्रेट से। ये देखें ये व्हाइट कलर का जो मैंने बनाया ये नॉर्मल सबस्ट्रेट है, तो इसकी स्ट्रक्चर नॉर्मल सबस्ट्रेट से रिजेंबल कर रही है। एंड फिट टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, और ये जाकर कहाँ फिट हो जाता है, एक्टिव एंजाइम के एक्टिव साइट पर जो है वो फिट हो जाता है। बाइंड टू एक्टिव साइट बट नॉट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। अब याद रखिएगा कि ये जो
अगर ये माल्टोज यहाँ पर बाइंड होता, अगर ये माल्टोज यहाँ पर बाइंड होता तो ये किस में कन्वर्ट होता, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता, और इसकी प्रोडक्ट क्या होती, इसकी प्रोडक्ट होती ग्लूकोज। अगर माल्टोज जाता तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता, ग्लूकोज में। लेकिन ये इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर गया है, तो ये किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, ये सिर्फ जाकर इसको क्या करेगा, इस एक्टिव साइट को जो है ऑक्युपाई कर लेगा, लेकिन किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि ये बाइंडिंग साइट तो इसको बाइंड कर लेती है, मगर कैटालिटिक साइट जो एंजाइम की होती है वो इसको पहचान लेती है और फिर वो इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करती। इसके बाद कहता है इट इज रिवर्सिबल इनहिबिटर, यानी ये रिवर्सिबल इनहिबिटर है। रिवर्सिबल इनहिबिटर का मतलब ये कोई एक परमानेंट कोई बॉन्डिंग नहीं बना लेगा इस एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ, ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब ये यहाँ से हट भी सकता है, डिटेच हो सकता है। रिवर्सिबल का मतलब ये है कि यहाँ से ये क्या हो सकता है, ये दोबारा डिटेच हो जाएगा, यहाँ से दोबारा निकल जाएगा, हमेशा इसके साथ अटैच नहीं रहेगा। तो रिवर्सिबल इनहिबिटर का मतलब क्या होता है, टेम्पररी, वक्ती तौर पर है, कैन लीव द एक्टिव साइट, यानी एक्टिव साइट को क्या कर सकता है, वो लीव भी कर सकता है, कोई इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जो है वो एक्टिव साइट के साथ नहीं बनाता। फिर कहता है लेवल ऑफ इनहिबिशन डिपेंड ऑन रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर। अब देखो कहता है द लेवल ऑफ इनहिबिशन डिपेंड ऑन रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर। अब इधर आप देखें, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर जो है वो एक एंजाइम बना देता हूँ, फिर मैं वही मिसाल ले लेता हूँ कि ये अगर मिसाल के तौर पे ये माल्टेज एंजाइम है, और यहाँ पर जो है वो इनहिबिटर ज्यादा है बाहर की तरफ, और सबस्ट्रेट जो है वो क्या है, कम है। ऐसी बात है, जो चीज ज्यादा है वो जल्दी जाकर ऑक्युपाई करेगी, यानी अगर इनहिबिटर ज्यादा है और सबस्ट्रेट कम है तो चांसेस किसके एक्टिव साइट पर लगने के हैं, इनहिबिटर के चांसेस ज्यादा हैं कि वो पहले जाके एक्टिव साइट को क्या कर लेंगे, ऑक्युपाई कर लेंगे। इसी तरीके से अगर ये फिर एक माल्टेज एंजाइम है, अब यहाँ पर जो है वो अगर सबस्ट्रेट ज्यादा है, ये क्या है, सबस्ट्रेट ज्यादा है, और क्या कम है, जो इनहिबिटर हैं वो थोड़े कम है, तो अब किसके चांसेस ज्यादा हैं जो है वो अटैच होने के, अब ये जो है वो सबस्ट्रेट के अटैच होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इस तरह से अगर आपसे कोई एमसीक्यूज में भी अगर पूछा जाए, आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, द लेवल ऑफ इनहिबिशन डिपेंड ऑन, यानी इनहिबिशन का लेवल जो है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर। और अगर आपसे पूछा जाए कि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अगर ज्यादा है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ऐसे मिसाल के तौर पे कहा जाए कि 80 जो है वो है सबस्ट्रेट और 20 जो है वो इनहिबिटर हैं, और आपसे पूछा जाए अब बताएं एक्टिव साइट पर जो बाइंड होने के चांसेस किसके ज्यादा हैं, सबस्ट्रेट के ज्यादा हैं या इनहिबिटर के, तो जो चीज ज्यादा है उसके बाइंड होने के चांसेस क्या हैं, ज्यादा हैं। या इसी तरह से कहा जाए कि इनहिबिटर जो है वो 70 हैं और जो सबस्ट्रेट हैं वो 30 हैं, तो किसके चांसेस ज्यादा होंगे, तो यहाँ पर जो है वो इनहिबिटर ज्यादा है, तो उनके चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे एक्टिव साइट के साथ अटैच होने के लिए। तो लेवल हमने अब यहाँ पर बात कर ली कि लेवल ऑफ इनहिबिशन डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर सिंस दे आर कॉम्पीटिंग फॉर प्लेसेस इन एंजाइम एक्टिव साइट, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं, जो पहले चला गया या जो ज्यादा होगा वो जल्दी जाकर जो है वो क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। Therefore, if the concentration of substrate increase, यानी अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देंगे रिलेटिव टू द कंसंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर, जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको शो किया हुआ है, देखें आपने जो है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है वो इनहिबिटर के मुकाबले में क्या कर दी, अगर आपने इंक्रीज कर दी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन आपने इनहिबिटर की कंसंट्रेशन के मुकाबले में अगर इंक्रीज कर दें, relative concentration of inhibitor, the active site will usually be occupied by substrate। तो फिर एक्टिव साइट को कौन ऑक्युपाई करेगा, एक्टिव साइट को ऑक्युपाई करेगा सबस्ट्रेट। अच्छा अब इधर देखें, अब यहाँ पर आपको एक बात पता लग गई, अगर आपसे पूछा जाए कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को आप कैसे जो है वो क्या कहना चाहिए कि डिक्रीज कर सकते हो या कैसे खत्म कर सकते हो, तो उसका एक ही आंसर जवाब है और ये है बाय इंक्रीजिंग द
रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाकर। अच्छा, यहाँ पर आपकी बुक में जो दी हुई है एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर की हम बात करें तो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर की एक एग्जाम्पल यहाँ पर दी हुई है और वो है मेलोनेट। वो कौन सी है? वो है मेलोनेट। अब देखो मेलोनेट बेसिकली कहाँ पर जो है वो इनहिबिशन का काम करता है। आपने पढ़ा होगा क्रेब साइकिल के अंदर एक स्टेप होता है जिसमें फ्यूमेरेट कन्वर्ट होता है सक्सीनेट में। अब फ्यूमेरेट को सक्सीनेट में कन्वर्ट करने का जो काम करता है वो एक एंजाइम करता है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। कौन काम करता है? सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। मिसाल के तौर पे ये एक एंजाइम है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम है। अब अगर इसके साथ ये फ्यूमेरेट जाकर अटैच होगा, ये मैं व्हाइट कलर का बना देता हूँ, ये फ्यूमेरेट। अगर यहाँ पर आकर फ्यूमेरेट अटैच होगा एक्टिव साइट पर तो ये फ्यूमेरेट को किसमें कन्वर्ट कर देगा? ये फ्यूमेरेट को कन्वर्ट कर देगा किसमें? सक्सेनेट में। फ्यूमेरेट को किसमें कन्वर्ट कर दिया इसने? सक्सेनेट के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अगर फ्यूमेरेट की जगह पर एक इनहिबिटर दाखिल हो जाता है और वो कौन सा है? वो है मेलानेट। वो क्या है? मेलानेट। अगर यहाँ पर इस सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के एक्टिव साइट पर क्या कर अटैच हो गया? ये मेलानेट अटैच हो गया। तो मेलानेट किस चीज के तौर पे काम करेगा? ये काम करेगा कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर के तौर पे काम करेगा। और अब ये जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा और इसके अटैच होने की वजह से ये फ्यूमेरेट भी यहाँ पर आकर अटैच नहीं होगा और वो सक्सीनेट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो अब आपने याद रखना है कि जो कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन की एग्जांपल दी हुई है वो मेलानेट दी हुई है। मेलानेट एंजाइम, मेलानेट जो है वो जो इनहिबिटर है ये कौन से एंजाइम पर काम करता है? ये सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज पर काम कर सकता है। अब देखो अगर ये अगर आप इस क्वेश्चन इसको देखें जो मैंने एग्जांपल दी है, इस एग्जांपल से डिफरेंट तरीके से एमसीक्यूज आ सकते हैं। देखो एक एमसीक्यूज तो सिंपल आपसे ये पूछा जा सकता है कि मेलानाइट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, इरिवर्सिबल इनहिबिटर, या कौन सा इनहिबिटर है? तो मेलोनेट जो है वो आपको पता होना चाहिए किसकी एग्जांपल है? कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर की एग्जांपल है। फिर दूसरा आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मेलोनेट इज अ कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर ऑफ विच एंजाइम, यानी कौन से एंजाइम के लिए ये इनहिबिटर का काम करता है? तो आपको याद होना चाहिए सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। अच्छा, अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है मेलोनेट कॉम्पीट विद विच सबस्ट्रेट, यानी मेलोनेट जो है वो किस सब्सटेंस से जो है वो कॉम्पीट करता है? कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन के तौर पर मेलोनेट किससे कॉम्पीट करता है? तो आपको पता है कि मेलोनेट जो कॉम्पीट कर रहा है वो किसके साथ कर रहा है? फ्यूमेरेट से। मेलोनेट का जो कॉम्पिटेटर है वो क्या है? फ्यूमेरेट है। क्योंकि इस एंजाइम के एक्टिव साइट पर दोनों ही अटैच होने की कोशिश कर सकते हैं, ये भी अटैच हो सकता है और ये भी अटैच हो सकता है। या आपसे ये क्वेश्चन किया जाएगा कि फ्यूमेरेट को जो है वो का कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर कौन सा है, मतलब फ्यूमेरेट को जो कॉम्पीट करेगा तो वो कौन करेगा? वो मेलोनेट करेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर की क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले तो एक सपोर्ट लॉक एंड की हाइपोथेसिस। लॉक एंड की हाइपोथेसिस आपसे कहता है कि पर्टिकुलर जो सबस्ट्रेट होते हैं, एक्टिव साइट जो है वो रिजिड स्ट्रक्चर होती है, वो सिर्फ उसी सबस्ट्रेट को जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रक्चर होती है, वो सिर्फ उन्हीं को अलाउ करता है कि वो कहाँ पर अटैच हो? एक्टिव साइट पर। सिर्फ सबस्ट्रेट को ही अटैच या कुछ ही सब को अलाउ करता है कि वो एक्टिव साइट पर क्या करें? अटैच हो। तो आप देखें, हमने पढ़ा कि इसके अंदर कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर के अंदर जो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर होते हैं उनकी स्ट्रक्चर किससे रिजेंबल करती है? उनकी स्ट्रक्चर रिजेंबल करती है सबस्ट्रेट से। तो तभी तो जाकर वो एक्टिव साइट पर जो है वो क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं। जैसे लोक एंड की मॉडल कहता है कि एक्टिव साइट जो है वो सिर्फ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को ही अलाउ करता है कि वो उसके साथ जाकर क्या हो? बाइंड हो। तो ये कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन हमें ये बता रहा है कि जो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर होते हैं वो भी सबस्ट्रेट से रिजेंबल करते हैं, तभी जाकर वो किससे बाइंड हो जाते हैं? एक्टिव साइट से बाइंड हो जाते हैं। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स जो हैं वो क्या जो है वो कौन से मॉडल को सपोर्ट कर रहे हैं? इंड्यूस फिट मॉडल को सपोर्ट कर रहे हैं या लोक एंड की मॉडल को सपोर्ट कर रहे हैं? तो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर जो है वो लोक एंड की हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहे हैं। इट शो दैट सबस्ट्रेट व्हिच आर सिमिलर टू सबस्ट्रेट आर नॉट एक्टेड अपॉन बाय एंजाइम। मतलब ये इस बात को भी शो करता है कि ऐसे सबस्ट्रेट जो सबस्ट्रेट से रिजेंबल करते हैं, जो सबस्ट्रेट से रिजेंबल करते हैं वो एंजाइम के एक्टिव साइट पर बाइंड तो हो जाते हैं,
but not acted upon by enzyme, but not acted upon by enzyme। इसका मतलब ये है कि एंजाइम उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करता, यानी वो सब्सटेंस जो सबस्ट्रेट से रिजेंबल होते हैं, एंजाइम उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करेगा, मतलब नॉट एक्टेड अपॉन, यानी उन पर काम नहीं करेगा। उसके बाद कहता है कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स आर यूज एज ड्रग्स इन टू कंट्रोल बैक्टीरियल पैथोजन। कॉम्पिटेटिव जो इनहिबिटर्स होते हैं उनको ड्रग्स के तौर पे भी हम इस्तेमाल करते हैं, किसको जो है वो कंट्रोल करने के लिए, बेसिकली जो है वो बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। जैसे हमारे पास एक रॉ मटेरियल के तौर पे काम करता है एक पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। पाबा जो है ये पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, ये रॉ मटेरियल के तौर पर काम करता है और बैक्टीरिया की ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे बैक्टीरिया की ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं फोलिक एसिड सिंथेटेज। ये फोलिक एसिड सिंथेटेज एंजाइम क्या करता है, ये जो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड है इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? फोलिक एसिड में। इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? फोलिक एसिड में। फिर फोलिक एसिड जो है वो किसके लिए रिक्वायर होता है? ये रिक्वायर होता है नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया को, हमारी बॉडी के अंदर जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया आ गए उनको अपनी नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? फोलिक एसिड चाहिए। अब फोलिक एसिड जो बनाता है, फोलिक एसिड बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल जो फोलिक एसिड बनाता है वो क्या है? वो है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। और इसको पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड को फोलिक एसिड में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है? फोलिक एसिड सिंथेसाइज। अब यहाँ पर हम ड्रग्स यूज करते हैं और वो होती है सल्फा ड्रग। एक ड्रग यूज करते हैं जो कि कौन सी होती है? जो होती है सल्फा ड्रग। सल्फा ड्रग जाकर क्या करती है? कॉम्पिटेटिवली इस एंजाइम के कोई जो एक्शन को जो है वो क्या कर देती है? इनहिबिट कर देती है, यानी फोलिक एसिड सिंथेसिस जो एंजाइम है इसके एक्शन को रोक देगी। जब फोलिक एसिड सिंथेसिस एंजाइम का एक्शन इनहिबिट हो जाएगा तो ये जो है वो पाबा जो है ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा फोलिक एसिड में। जब ये कन्वर्ट फोलिक एसिड में नहीं हो पाएगा तो फोलिक एसिड जब कम होगा बैक्टीरिया में तो बैक्टीरिया की नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नहीं होगी। तो मतलब इस तरीके से ये जो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर हैं ये क्या करते हैं? ये ड्रग्स के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं टू कंट्रोल द बैक्टीरियल पैथोजन। किसको खत्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं? ये बैक्टीरियल पैथोजन को। और उसमें मैंने आपको बता दिया कि एंजाइम है फोलिक एसिड सिंथेसाइज जो कि बाबा जो है उसको कन्वर्ट कर रहा है फोलिक एसिड में, और फिर वो फोलिक एसिड जो है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ कराता है। लेकिन अगर इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया तो फोलिक एसिड नहीं बनेगा और बैक्टीरिया की ग्रोथ भी नहीं होगी। एंटीबायोटिक सल्फानोमाइड हो गया, वही वाली, आर यूज टू कॉम्बैट बैक्टीरियल पैथोजन। ये बैक्टीरियल पैथोजन को जो है वो खत्म करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। तो आज हमने बात करी किसकी? आज हमने बात कर ली कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर की। अब इसमें यहाँ पर जो एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि आपने बताना है कि लोक एंड की मॉडल को जो है वो सपोर्ट कर रहा है। आपने ये मतलब जो एंजाइम अगर सबस्ट्रेट जो है वो से रिजेंबल करेगा कोई सब्सटेंस, तो एंजाइम उसको कभी भी जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करेगा। फिर कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर को ये भी याद रख लीजिएगा कि वो बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट टाइम फिर जो हम डिस्कस करेंगे वो कौन से इनहिबिटर्स को डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट टाइम हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर को डिटेल में डिस्कस करेंगे।